ठीक है, चलो हम लास्ट का थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए फिर नए क्लास की तरफ जाते हैं। ठीक है, डीएमआईटी में जैसे हमने देखा कि हमारे इसमें दो टाइप की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, आउटर और इनर पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो आउटर जो पर्सनालिटी होती है उसको हम प्राइमरी पर्सनालिटी बोलते हैं, और सेकेंडरी पर्सनालिटी यानी जो हमारी इनर खुद के साथ जो होती है, खुद के साथ बिहेव करते, खुद के साथ बात करते, किस टाइप की बातें आप करते हैं, ये जो होता है ये हमारी इनर पर्सनालिटी होती है। और आउटर पर्सनालिटी यानी जो लोगों को दिखती है, हमारा बोलने का ढंग, हमारा रहने का ढंग, ये जो होती है हमारी आउटर पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट थंब में जो पैटर्न होता है वो हमारे प्राइमरी पर्सनालिटी को दर्शाता है ना, आउटर पर्सनालिटी को दिखाता है जो लोगों के लिए होती है। और राइट थंब में जो पैटर्न होता है वो हमारी सेकेंडरी पर्सनालिटी को दर्शाता है। और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने फिंगरप्रिंट के जो होते हैं उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे अगर आर्क पैटर्न होता है, सिंपल आर्च, टेंटेड आर्च, आर्च विथ अल्नर, आर्च विथ रेडियस, ये अगर फिंगरप्रिंट में हमारे पैटर्न होते हैं तो हम पिको हमारे जो बिहेवियर होगा वो पिकॉक जैसा होगा। हमने हमारे बिहेवियर को चार पक्षियों के साथ अटैच किया था। पिकॉक कैसा होता है? कॉन्शियस होता है, खुद को बचा के वर्क करता है। ठीक है, रूल ब्रेकर होता है, खुद को सेंटर ऑफ बोलते हैं ना, आई में रखना चाहता है, हर कोई इसको ऑब्जर्व करे, हर कोई इसको देखे। इन्फ्लुएंस नेचर का होता है, दूसरों पे प्रभाव डालना चाहता है। साथ में ये लोगों से हट के देखना चाहेगा। ठीक है, इस टाइप का इसका नेचर होता है। बाद में जो हाथों में लूप पैटर्न होते हैं, अभी लूप पैटर्न में भी देखो दो अलग कैरेक्टर होते हैं, लूप में ही दो अलग कैरेक्टर होते हैं। एक कॉपी कैट होता है, दूसरा होता है सीखने की अलग कला को डेवलप करता है, रिवर्स थिंकर होता है। तो लूप में दो पैटर्न होते हैं, अल्नर और रेडियल। तो अगर ये आपके लेफ्ट या राइट थंब में आते हैं तो आपका नीचे टाइप हो जाता है डव। बाद में हमने जाना यस फैमिली के बारे में। यस फैमिली यानी डबल लूप वाली, डबल लूप, कंपोजिट और इम्प्लोडिंग, ये तीन जो पैटर्न आते हैं तो उनकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे अगर उनके बिहेवियर को देखोगे तो वो होता है आउल। ठीक है, और यस फैमिली को छोड़ के जितने भी रोल पैटर्न आते हैं, रूल पैटर्न में कौन से पैटर्न हमने देखे? हमने टारगेट सेंट्रिक रूल देखा, स्पिरल रूल देखा, इलोंगेट स्पिरल, इलोंगेट टारगेट, पिकॉक अल्नर, पिकॉक रेडियल और एक्सीडेंटल। ये जितने भी फिंगरप्रिंट आते हैं हम इनको डोमिनेटिंग कैटेगरी में डालते हैं। ये सभी लोग जो होते हैं डोमिनेटिंग नेचर के लोग होते हैं, अपने कामों के प्रति ईमानदार होते हैं। ठीक है, सर तो मुझे एक बार और बोलिए ना, क्या बोलिए कौन मैडम? से डोमिनेटिंग होते हैं? जैसे यहाँ पे रोल पैटर्न आता है आपका फिंगर में, रोल पैटर्न। रोल पैटर्न में कौन से पैटर्न हमने जाने? टारगेट सेंट्रिक रूल देखे, ठीक है, स्पिरल रूल देखे, इलोंगेट टारगेट, इलोंगेट स्पिरल। हाँ, कभी इलोंगेट टारगेट, इलोंगेट स्पिरल आता है तो वो बच्चा बहुत जिद्दी स्वभाव का होगा। क्या होता है? जिद्दी स्वभाव का होता है। ठीक है, स्टबन होता है वो। बाद में पिकॉक अल्नर, पिकॉक रेडियल। अभी पिकॉक में और दो नए पैटर्न ऐड हुए, स्पिरल पिकॉक आए, अल्नर स्पिरल पिकॉक आए, रेडियल। तो ये सभी जो होते हैं ईगल कैटेगरी में आते हैं, और ये सभी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। बाद में बात करते हैं, हमने इनके एक्वायरिंग स्टाइल की बात की, कौन से पैटर्न में कौन से एक्वायरिंग स्टाइल। कभी भी उनके बिहेवियर के साथ उनके एक्वायर यानी क्या होता है? नेचर से वो किस चीजों को सीखते हैं, तो उनको ऐड करके बोलना है, तभी आपका बिहेवियर, आगे वाले का बिहेवियर जो होता है वो मैच होता है। ठीक है, तो आपको एक्वायरिंग स्टाइल भी पता होनी चाहिए, तो उनमें कौन सा फिंगरप्रिंट आने से क्या एक्वायर वो करेगा, क्या किस टाइप के नॉलेज को अपने भीतर लेगा, वो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी में अल्नर लूप होता है,
तो कॉपी लर्नर होता है, यानी वो हमेशा ही पीपल ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन वो सीखेगा कैसे, लोगों के ऑब्जर्वेशन में जाके सीखेगा, हमेशा लोगों के समूह में रहेगा, ठीक है, लोगों के साथ रहेगा। क्योंकि वो लोगों के बिहेवियर को कॉपी करके अपने बिहेवियर को सुधारना चाहता है, तो हमेशा ही वो प्रोग्रेसिव इंसान दिखेगा और उसके साथ में रहने की कोशिश करेगा। उसमें एक आता है रिवर्स थिंकर। ये भी दो कैटेगरी का होता है, शांत स्वभाव का होता है, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, ये पीपल के अपोजिट रखता है, हमेशा क्राउड के अपोजिट अपने को रखता है। जैसे 10 लोग हाँ बोलेंगे, ये अकेला नहीं बोलेगा। रिवर्स थिंकर होता है, यानी आप बोलोगे ये काम करो तो वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, इस तरह आता है। रिवर्स थिंकर होगा, रिवर्स एक्शन को दर्शाने वाला होगा। इसकी जो आइडिया फॉर्मेशन होती है आउट ऑफ बॉक्स जाती है। अभी एक लूप पैटर्न ऐसा होता है जिसकी आइडिया फॉर्मेशन होती ही नहीं है, वो लोगों के आइडिया को कॉपी करता है, लोगों के आइडिया को कॉपी करेगा, लोगों के बिहेवियर कॉपी करेगा। लेकिन लूप पैटर्न में और एक पैटर्न ऐसा है जो इसके अपोजिट तत्वों को रखता है, उसमें आइडिया भी होगी, फॉर्मेशन भी होगी, और उसकी आइडिया आउट ऑफ बॉक्स भी जाएगी। एक ट्रेंड को फॉलो करता है तो एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें जो अल्नर होता है वो ट्रेंड को फॉलो करने वाला होता है, और रेडियल वाला जो होता है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। उसकी आइडिया होगी, उसमें क्रिएशन होगा, ये क्यूरियस होता है, नई चीज पता चलती तो क्यूरियस होता है, और ये पैशनेट होता है। कौन सा अल्नर लूप पैशनेट होता है, तो ये क्यूरियस होता है। ये पैशनेट क्यों होता है, क्योंकि वो पहले देखता है कि लोग उसको कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज, दोनों का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, स्क्रीन से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। तो दोनों का एग्जाम्पल देखो क्या होता है। जैसे सपोज इनको कंप्यूटर के सामने बिठा दो, पैटर्न सेम है, लूपी पैटर्न दोनों में, ठीक है। तो हम बोलते शांत होते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो दोनों को कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो दोनों की अलग अलग गतिविधियां को ऑब्जर्व होगा। एक क्यूरियस होगा, रिवर्स थिंकर वाला जो होगा वो क्यूरियस होगा, यार इस कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नहीं, वो पूरा खोल के देख लेगा, पूरा ड्राइव उसके छानबीन कर लेगा, पूरे उसके एप्लीकेशन को सर्च कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो क्रिएटिव बुद्धि का है, उसका आउट ऑफ बॉक्स होता है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन अच्छी मिली, जैसे पेन मिली, तो पेन में अच्छे अच्छे डिजाइन करने को देखेगा। क्यों, क्योंकि वो क्यूरियस है। दूसरा नेचर जो यहाँ पे होता है वो पैशनेट होता है। कौन सा, जो कॉपी कैट होता है, अल्नर लूप जो होता है वो पैशनेट होगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा पहले कि लोग इसमें कैसे फंक्शन को ढूंढते हैं, कौन सा फंक्शन यहाँ पे होता है, कैसे फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, पहले वो दूसरे को ऑपरेट करते हुए देखेगा, और बाद में उसी तरीके से करके देखेगा। जैसे आपने पेन को यूज किया, तो आपके उठ जाने के बाद पहले ऑब्जर्व करेगा पेन में किस किस चीजों को आप छू रहे हैं, कौन से पार्ट को ले रहे हैं, कलर भरने के लिए कौन सा ले रहे हो, ड्रॉ करने के लिए कौन सा ले रहे, पूरी चीजों को ऑब्जर्व करेगा। बाद में जैसे ही आप उठ के जाओगे वही चीजें करेगा, दूसरा नया नहीं खुल के देखेगा। लेकिन यही कंप्यूटर पे अगर हम रेडियल थिंकर को बिठाते तो वो देखेगा, यार ये तो पेंट है, पेंट तो कोई भी करता है, वो नई गतिविधियों को वहां पे करने को देखेगा। क्यूरियस होगा, वहां पे कितने फंक्शन होते हैं उसको जानने के लिए क्यूरियस होगा, क्योंकि ये क्राउड के अपोजिट चलता है। 10 बच्चे अगर सपोज इसमें से 5 बच्चे रेडियल लूप वाले हो गए, 5 अल्नर लूप वाले हो गए, उसको कंप्यूटर के सामने बिठा दो, तो 5 बच्चे जो हो गए इंस्ट्रक्टर का वेट करेंगे कि इंस्ट्रक्टर आएगा बताएगा, उसके बाद में हम उसको करेंगे। और 5 बच्चे ऐसे हो गए तो वो ऐसे इधर उधर देखेंगे और टक 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 करना चालू कर देंगे, उस कंप्यूटर को छेड़ना चालू करेंगे, उसको जानना चालू करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका पैटर्न वो बोलता है। उसका पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न बोलता है। जैसे आप कभी एक्सपेरिमेंट लैब में गए 10वीं में, कभी एक्सपेरिमेंट लैब में टीचर लोग लेके जाते हैं, तो कुछ बच्चे वेट करते हैं और कुछ बच्चे, यार इसमें डालने के बाद क्या होता है, डाल के देखो, पूछता है आपको, करके देखेंगे अपन, चलो ना क्या होता है, देख तो लेते, रिएक्शन क्या होता है पढ़ तो लेते हैं। तो ये बच्चे उन कैटेगरी के होते हैं। और क्रिएटिव क्वेश्चन उन्हीं बच्चों में अच्छा रहता है जो रिवर्स थिंकर होते हैं। टारगेट सेंट्रिक में क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं होता, क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं होता, ध्यान में रखती है। टारगेट सेंट्रिक में क्रिएटिव क्वेश्चन कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका रीजन बता। क्योंकि वो एक चीजों पे अपने ध्यान को निर्धारित कर देता है। वो सोचेगा नहीं, उसको अपना लक्ष्य देखेगा, जो लक्ष्य है वही लक्ष्य देखेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं देखेगा, उसको खाली उसको कैसे अचीव करना है वो देखते रहेगा।
उसके प्रति इफर्ट लगाते रहेगा, एनर्जी लगाते रहेगा, उसमें क्रिएटिविटी नहीं करेगा वो, उसको खाली एक ही धुन रहेगी, मेरे को मेरा लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए मुझे स्टडी करनी है, मेहनत करनी है, जो भी कुछ होता है वो चीजें वो अप्लाई करेगा। क्रिएटिव कौन होता है? रिवर्स थिंकर वाला बंदा क्रिएटिव होता है, क्योंकि उसमें क्यूरियसिटी होती है, हर चीज को जानने की क्यूरियसिटी होती है। देखो पैटर्न में बहुत कुछ बोलते हैं, भलाई वो स्लो लर्नर होता है। लर्नर कैसा रहेगा? वो स्लो लर्नर रहेगा, चीजें उसको ज्यादा समझ में आती है, लेकिन इसमें भी स्लो लर्नर अल्नर लूप होता है, रेडियल लूप स्लो लर्नर नहीं होता। इसमें कौन सा अल्नर लूप अगर किसी की उंगली में आता है तो वही स्लो लर्नर होता है, ठीक है। रेडियल लूप ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी जाता है, क्योंकि उसकी आइडिया फॉर्मेशन इतनी स्पीड में आती, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में ईगल कभी नहीं जाता, वो डोमिनेट करता है लोगों को, अपनी क्वालिटी को दिखता है, क्योंकि ऊर्जा से भरा होता है, हमने जाना एनर्जी भरा होता है, एनर्जी से भरा होता है। एनर्जी और पोटेंशियल दोनों डिफरेंट थिंग होती है। और डीएमआईटी का डिफिनेशन क्या बोलते हैं? जब हमारा इनर पोटेंशियल हमारे आउटर ड्रीम के साथ, आउटर एनर्जी के साथ मैच करता है, तब लक फैक्टर को जन्म देता है। तो लक फैक्टर भी जन्म लेने के लिए उसमें वो पैटर्न होना जरूरी होता है। आप में ऊर्जा होने से आपका लक फैक्टर काम नहीं करेगा। समय सूचकता भी होनी चाहिए, यानी समय के अनुसार आपको बदलने की भावना भी होनी चाहिए। ये होता है आपका पोटेंशियल, चीजों को देख के खुद में तब्दीली करना, चेंजेस करना, ये होता है पोटेंशियल। और ये जो पावर होती है ये पीकॉक में होती है, कॉन्शियस होता है, समय को देख के खुद को बचा लेता है। और डोमिनेटिंग कैसा होगा? तू मैं वाला, गुस्सा वाला, डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट खेले भाई, वो दिमागी गेम मेरे से नहीं जमते। वो क्या बोलेगा? फ्रंट टू फ्रंट खेल भाई, दो मारेगा तो दो मैं भी मारूंगा, बस फ्रंट टू फ्रंट, दिमागी गेम मेरे से नहीं जीव बनेंगे। रिवर्स थिंकर अच्छा प्लेयर होता है, इसलिए उसको टीम प्लेयर बोला गया है। ये सिचुएशन के अनुसार एक्शन करता है। इसका जो लेवल होता है, जो बोलते हैं ना एनर्जी का लेवल, पोटेंशियल और एनर्जी में इक्विवेलेंट होती है। ना पोटेंशियल हाई होता है ना एनर्जी हाई होती है, स्टेबल फॉर्म में आता है, इसलिए सूझबूझ के डिसीजन लेने वाला होता है। इसलिए 100 लोगों के अगेंस्ट में भी आप इसको खड़ा करोगे ना, तो क्राउड को पागल कर देगा ये। 100 लोगों को पागल करने की एबिलिटी इसमें होती है। और ये भी गुस्से वाला नेचर का होता है, लेकिन कब? जब चीजें इसके अपोजिट में जाती है, जल्दी गुस्सा नहीं होता है, जैसे हॉट टेम्पर जैसा डोमिनेटिंग होता है ना, ये वाला नेचर तो नहीं होता, ठीक है। तो हमने जाना कि आज पैटर्न में पोटेंशियल अच्छा होता है, और डोमिनेंट पैटर्न में जो होता है, जो हमारा ईगल पैटर्न होता है, उसमें एनर्जी अच्छी होती है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होती है। तो दोनों एक ही तत्व को कैरी करते हैं, लेकिन इसमें जो बीच के दो दो जो गुण धर्म आते हैं, ईगल और डव। तो ईगल जो होता है, सॉरी, आउल और डव। तो आउल जो होता है ईगल के नीचे आता है, ये लेस डोमिनेटिंग होता है, ये भी डोमिनेटिंग होता है, लेस डोमिनेटिंग होता है, लेकिन ये एनालिटिकल ब्रेन का होता है। ये कैसा रहेगा? एनालिटिकल ब्रेन। अभी इसमें सबसे बेहतरीन एनालिटिकल ब्रेन का कौन हो सकता है? प्रॉब्लम सॉल्वर कौन हो सकता है? बताओ कौन सा होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती को जलाओ, कॉमन सेंस जगाओ। कभी भी स्टडी को कॉम्प्लिकेटेड होके नहीं पढ़ना, सिंपली होके पढ़ना, ठीक है। कॉम्प्लिकेट हो गए तो बोलते ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजमेंट, कंफ्यूजमेंट स्टडी और कंफ्यूजमेंट बढ़ाएगी। तो कॉम्प्लिकेशन स्टडी करने का। तो बोलो कि आज पैटर्न में कौन सा पैटर्न जो होता है क्रिएटिव भी होता है, और कौन सा पैटर्न जो होता है हाई पोटेंशियल से भरा होता है, हाई एनर्जी से भरा होता है? कौन सा ऐसा पैटर्न होगा? आर्ट्स में तो दो ही है ना, एक तो सिंपल और एक टेंटेड। 4 होते हैं मैम आर्च में पैटर्न, आर्च विद अल्नर, आर्च विद रेडियल भी होता है। अच्छा अच्छा। लगाओ दिमाग की बत्ती लगाओ। देखो ये जब आप ये पैटर्न को समझ जाओगे ना, तो आपको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पैटर्न के आधार पे ही आप काउंसलिंग कर देते हो। आर्च विद रेडियल सर? हाँ आर्च विद रेडियल, इसमें एक अच्छा होता है आर्च विद रेडियल। अभी क्यों इसको आर्च विद रेडियल में ही क्यों वो गुण पाते हैं? एक तो रेडियल होता है वो,
आउट ऑफ बॉक्स आइडिया फॉर्मेशन करता है और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। वो हर चीज के डेप्थ में जाना चाहता है, रिसर्चर बुद्धि का होता है, डेप्थ में जाता है। तो आर्चवित रेडियल यहाँ का सबसे बोला जाता है कि वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो दोनों चीजों को एनालिसिस करने की एबिलिटी उसमें होती है, और ऐसा एनालिसिस करेगा खुद को बचा के भी काम करेगा। ये कॉन्शियस भी होता है ना, आज पैटर्न जो होता है कॉन्शियस होता है, खुद को बचा के वर्क करने वाला होता है। और इसमें लूप के रेडियल लूप के गुणधर्म होते हैं, इसलिए इसको आश्रित रेडियल बोला गया है, दोनों तत्वों से पाया गया हुआ है। लेकिन लोगों पे प्रभाव भी डालेगा और उस हिसाब से काम भी करेगा वो। तो पैटर्न को एनालिसिस करोगे ना तो जल्दी काउंसलिंग सीखोगे। तो यहाँ पे एनालिसिस हम कर रहे हैं पैटर्न को, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है एक्वायरिंग स्टाइल में, जब ये पैटर्न आता है, एक्वायरिंग स्टाइल में जब आपके ये पैटर्न आता है, ज्यादा इसमें रहता है, तो आप क्या बोलोगे? ये बहुत सुपीरियर बंदा होता है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा सुपीरियर बंदा होता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज होते हैं। इसलिए ये शांति के साथ हर माहौल को समझ के, टाइम को देख के बात को करने वाला होता है, सिचुएशन अकॉर्डिंग। डबल लूप में भी सिचुएशन अकॉर्डिंग होता है। डबल लूप भी क्या करता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करने वाला होता है। लेकिन वो चीज यहाँ पे भी आपको मिलती है। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखने चाहिए, पैटर्न को हर एक कैटेगरी में डाल के रखो। और उसका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि कौन सा डोमिनेटिंग होता है, कौन सा लेस डोमिनेटिंग होता है, किसमें एनर्जी ज्यादा होती है। जरूरत की एनर्जी ज्यादा है तो आप में वो एनर्जी को आप अच्छे वे में ही काम करोगे, ठीक है। एनर्जी गलत वे में भी यूज करते हैं। जैसे राजा के पास में अगर राजा समझदार होगा तो राजपाट अच्छा चलाएगा, राजा अगर समझदार नहीं होगा तो क्या करेगा? राजपाट को डुबा भी देगा। समझदारी, एनर्जी, एनर्जी के साथ साथ बुद्धिमत्ता लगती है, कौशल्य लगता है, उसको यूज करने की टेक्निक लगती है। तो ये सभी चीजों को कॉम्बिनेशन उनके पैटर्न के अनुसार हमको पता चलता है। उनके फिंगरप्रिंट में किस टाइप का पैटर्न एग्जिटिंग होता है उससे पता चलता है, ठीक है। तो एक्वायरिंग स्टाइल ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टाइल होती है। जैसे इनबर्न टैलेंट की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारे आउटर टैलेंट की भी बात होनी चाहिए। तो एक्वायरिंग स्टाइल जो होता है ये आपके आउटर टैलेंट की बात कराता है। एक्वायरिंग स्टाइल क्या करेगा? आउटर स्टाइल की बात करेगा, यानी आउटर से आप नीचे से किस हिसाब से सीखने की कला को लेके आए हो। ये तो इनबर्न टैलेंट बताएंगे आपका, ठीक है। पर्सनैलिटी टाइप बताने नहीं, इनबर्न टैलेंट बताना, पैदाइशी होते हुए क्या चीजें आपके साथ थी। लेकिन इस धरती पे आने के बाद क्या चीजों को आप पाओगे, ये आपका एक्वायरिंग स्टाइल बताता है। और जब आप इस दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी को कैरेक्टर को बोलते हो ना, तो 100% मैच हो जाता है। 90 to 80% तो मैच होगा ही होगा। आप करके देख लेना, ट्राई करना, खुद पे ट्राई करना, खुद के घर वालों पे ट्राई करना और फिर बोलना, ठीक है। तो ये होता है एक्वायरिंग स्टाइल। फिर तीसरी और लास्ट एक्वायरिंग स्टाइल हमने कौन सी देखी? एक कॉपी कैट वाली देखी, एक रिवर्स थिंकर देखी, एक सेल्फ कॉग्निटिव। सेल्फ कॉग्निटिव ये लोग खुद होके सीखने वाले लोग होते हैं। लोग कितने भी इनको ज्ञान बताए, ज्ञान को लोगों को नहीं सुनेंगे। ये क्या करेंगे? खुद होके सीखने वाले लोग होते हैं। इनमें ये पैटर्न कौन सा आता है? रोल पैटर्न, डबल लूप पैटर्न और पिकॉक पैटर्न। ये जितने भी पैटर्न आते हैं ये खुद होके सीखने वाले रहते हैं। और यहाँ पे एक होता है रिफ्लेक्टिव नेचर का। रिफ्लेक्टिव नेचर ये भी दुनिया के सीखने की अलग कला होती है, ठीक है। तो जितने भी आज पैटर्न होते हैं वो रिफ्लेक्टिव एनर्जी से सीखते हैं। यानी कोई इसके आगे जाएगा तो वो जेलेसी फैक्टर में से सीखेगा, या दूसरे के साथ आप उसका कंपैरिजन कर दोगे तो वो बच्चा बोलेगा माँ मैं इससे दुगने मार्क ला के दिखाऊंगा। देखो, हर किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाता। डोमिनेटिंग बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना, डोमिनेटिंग बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। जैसे जितने रोल लूप आते हैं उसके साथ बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना, दूसरे बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना। रिवर्स थिंकर के साथ बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना। रिवर्स थिंकर जो आते हैं उसके साथ बच्चे का कंपैरिजन कभी नहीं करना, तो बच्चा आपके अपोज में चले जाएगा। डबल लूप में भी बच्चे का कंपैरिजन नहीं किया जाता। बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता, उसकी यूनिक क्वालिटी के बारे में बोला जाता है। खाली एक यहाँ पे पैटर्न ऐसा होता है जिसे आप बच्चों का कंपैरिजन बोल सकते, दूसरे के प्रोग्रेसिव दिखा के उसको बात कर सकते। जैसे देख तेरे जैसे लड़का है ना, वो
कितने मार्क लाया उसने, तो झट से बोलेगा पापा नेक्स्ट टाइम में ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से सीखने वाला है। तो हमको उन्हीं बच्चों से बाकी बच्चों का कंपैरिजन करना है जो उस क्वालिटी को कैरी करते। अगर वो क्वालिटी को कैरी नहीं करता और बच्चे का हम बोलते हैं, अभी कंपैरिजन वाली बात पे, अभी हम कंपैरिजन के बात पे आते हैं, बच्चे का कंपैरिजन कैसे करना है। जैसे काउंसलिंग में ये वाली भी एक चीज पता होनी चाहिए, किस बच्चे का कंपैरिजन करना चाहिए, किस बच्चे का नहीं। नहीं तो माँ बाप हर बच्चे का अपने बाजू वाले बच्चे के साथ नहीं क्या कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा भी कंपैरिजन मत कीजिए। तो देखो अभी कंपैरिजन के तकनीक सिखाता हूँ। कंपैरिजन करते हैं तो क्या क्या चेंजेस कौन से लूप वाले के साथ आते हैं। जिस उसका बिहेवियर पैटर्न यानी इनर आउटर बिहेवियर सेल्फ कॉग्निटिव होता है, यानी बोलते हैं ना डोमिनेंट नेचर होता है। तो इन बच्चों का किसी भी बच्चे के साथ कंपैरिजन करेगा तो वो सुनेगा नहीं, वो खुद के फेज में जिएगा। क्योंकि ये टारगेट सेंट्रिक होता है, खुद के गोल को खुद सेट करना पसंद करता है, उसके हिसाब से ही गतिविधि को चुनता है। तो इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो भी ये ज्यादा बोलते हैं ना, कान में चींटी भी नहीं रहेंगी, ऐसे कुछ तो भी एक मन होता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते ना कि ये सुनेगा नहीं, बोलते ना अपन कुछ भी बोलो ये सुनेगा नहीं। उसके काम की बात रहेगी तो वो सुनेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। आप कितना भी उसके पीछे फिर तगादा लगा दो। तो डोमिनेटिंग जो नेचर वाले लोग होते हैं, जैसे इलोंगेट टारगेट, टारगेट सेंट्रिक रोल, स्पिरल रोल, इन बच्चों का कभी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करना यानी एनर्जी को व्यर्थ करना होता है। इन बच्चों के साथ बिहेवियर करना है, बात करना है, तो कैसे करना है, इनके अच्छे गुणों को सराहो और बुरे गुणों को इनको बोल के दिखाओ। अपने आप ये सुधर जाएगा, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक है। अब इसी कंपैरिजन को हम सेकंड कैटेगरी में एनालिसिस करते हैं, डबल लूप। डबल लूप के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये बच्चा जो होता है सकारात्मक भावना भी ले सकता है, निगेटिव भावना भी ले सकता है, क्योंकि ये डाइसी होता है। ये बच्चा डाइसी होता है। अगर इस बच्चे का अगर आप हमेशा ही दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करोगे तो इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चा कैसा होता है, मूडी स्वभाव का होता है। अगर वो अर्च करके दिखता है, पहले ट्राई करता है, पहले किसी चीज को सीखने के लिए जाता है, सीखता है, उसको जमेगी तो करेगा, अदरवाइज बीच में भी उसको लगता है मेरे को ये चीज नहीं जमती और बाकी लोग मुझे बोल रहे हैं, छोड़ के भाग जाएगा वो बच्चा, उस फील्ड को ही चेंज कर देगा। इन बच्चों के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है, इनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा हमेशा डाइसी नेचर में रहता है, और उसको अगर कौन से भी मोमेंट में उसको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, उस मोमेंट में वो उस टास्क को छोड़ देगा। टास्क ओरिएंटेड नहीं रहता ना ये बच्चा। अगर जो इसको भाता है उसी के रिलेटेड टास्क ओरिएंटेड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। कैलकुलेटिव नेचर का होता है, हर चीज को कैलकुलेट करता है, एनालिटिकल ब्रेन होता है, हर चीज का एनालिसिस करता है, क्या चीज सही होगी क्या चीज नहीं होगी। तो इन बच्चों का भी दूसरे बच्चे के साथ हमको कंपैरिजन नहीं करना है। फिर तीसरी कैटेगरी में बोलते हैं, एक्वायरिंग स्टाइल की तीसरी कैटेगरी में हम जाते हैं, जिसमें आप कॉपी कैट बच्चे की बात करते हो। कॉपी कैट बच्चे की बात, जिसमें अल्नर लूप होता है। अभी इस बच्चे का अगर कंपैरिजन करते हो ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, ना निगेटिव में जाएगा ना पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि उसका खुद का फेज नहीं चलता। उसका रिजल्ट ही दूसरे के रिजल्ट पे डिपेंडेंट होता है। उसका रिजल्ट ही क्या होता है, दूसरे के रिजल्ट में डिपेंडिंग होता है। तो ये बच्चा, जिसे आप बोलोगे वो देखो यार वो कैसे प्रोग्रेसिव है, थोड़ा प्रोग्रेसिव लोगों के बीच में रहा है, तो वो ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहेगा जो प्रोग्रेसिव हो, उसके जैसे आगे हो, जिससे उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो अगर इन बच्चों के साथ आप अगर कंपैरिजन करते हो तो ये बच्चा उन्हीं फेज को क्रिएट करता है कि जो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में हो। नीचे के डायरेक्शन के बच्चों के साथ वो दोस्ती भी नहीं करेगा, रहेगा भी नहीं कंपैरिजन करोगे तो। अगर ये फेज उसको नहीं मिलेगा तो उसको लगता है कि मेरे को जिस टाइप में प्रोग्रेस चाहिए वो मुझे नहीं मिल सकता, तो ये डिमोटिवेट भी हो सकता है बच्चा। तो इन बच्चे के प्रोग्रेस तभी करना, जब इनका कंपैरिजन तभी करना जब इनको आपको लगता है कि हायर बच्चे में ये बच्चा बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये 50-50 में आता है, डायसी नेचर में आता है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, रिवर्स थिंकर। तो गलती से भी रिवर्स थिंकर वाले बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। गलती से भी रिवर्स थिंकर वाले के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बोलते ना रिफ्लेक्टिव नेचर का होगा।
वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप उस पर टच नहीं दिखाओगे, आप उसको प्यार से हैंडल नहीं करोगे, तो वो गलत डायरेक्शन में जान सकते हो, क्योंकि इस बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है हर चीज को जानने की। तो इस चीज में ये बच्चा जल्दी हैबिचुअल भी हो जाता है, गलत चीजों का आदी भी हो सकता है। बाद में हम बात करते हैं आर्च पैटर्न वाले बच्चे। इनका आप कंपैरिजन हर किसी के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। इनका कंपैरिजन आप हर किसी बच्चे के साथ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल ही वो होती है। इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल कौन सी होगी? जेलेसी फैक्टर में से सीखने की, रिफ्लेक्शन से सीखने की होती है। तो ये बच्चा जो होता है वही नीचे से सीखेगा। तो हमने जाना है कि कोई बच्चे का जो बोलते हैं, आप बच्चे हर बच्चे को एक कैटेगरी में नहीं तोल सकते। तो उस बच्चे के पैटर्न को देख के आपको डिसाइडेड करना है इसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, कंपैरिजन करना है कि नहीं करना है, और कंपैरिजन भी करना है तो किस टाइप का कंपैरिजन करना है ये भी आपको पता रहना चाहिए। किस टाइप का कंपैरिजन करना है उस बच्चे के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसके साथ मैच करके बताओ आप किस में डिफिकल्टी जाती है, बोलो तो मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। हम इनको अलग अलग ब्रेन लोब में भी देखे, ठीक है। हमने ब्रेन लोब में देखे कि कौन सा पोर्शन क्या आता है, तो हमें क्या गतिविधि होती है। चलो वो भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि कल बहुत लोग नहीं थे। नहीं, कल तो हमारा क्लास ही नहीं हुआ था शायद। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? सेकंड, यहाँ पे बात करते हैं हम। देखो हम कैसे है, हम एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, हम थिंकर ज्यादा है, हमें टैकल करने की एबिलिटी है, हमें साउंड आइडेंटिफिकेशन की एबिलिटी है, कि हमको विजुअल की एबिलिटी है, हम फिजिकल वर्क में अच्छे हैं, ठीक है, या विजुअल वर्क में अच्छे हैं, कि ऑडिटरी वर्क में हम अच्छे हैं, हमारा ऑडिटरी अच्छा है नहीं है, ये किस फिंगरप्रिंट से जाने और कैसे जानेंगे। तो जितना यहाँ पे रीजेस का वैल्यू होता है, रीजेस यानी लाइन जो बोलते हैं हमारे फिंगरप्रिंट में रीजेस होते हैं, उसके फिंगर से हम जानते हैं, ठीक है। तो यही पैटर्न की चीजों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें एक्शन पार्ट कितना आएगा, थिंकिंग पार्ट कितना आएगा, टैकल करने की एबिलिटी कितनी आएगी। टैकल यानी फिजिकल वर्क में, यानी फिजिकल ब्लॉकेजेस है कि नहीं, मेंटल ब्लॉकेजेस, विजुअल ब्लॉकेजेस है कि नहीं, ये भी जो होते हैं यहाँ से पता चलता है। ये कहाँ से पता चलेगा? इस ब्रेन के फंक्शन से हमको पता चलता है, इस ब्रेन में आने वाले फंक्शन के बारे में पता चलेगा कि कौन सा टाइप जो होता है फिंगरप्रिंट का, कौन सा टाइप यहाँ पे आएगा, और उसके ऊपर से आप पता कर सकते हो कि किस टाइप की गतिविधियां आपके साथ आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। चलो इसको स्टडी करने का मैं छोटा सा एक उपाय बताता हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। आपको पूरे पैटर्न पता है, 16 के 16 पैटर्न पता है, ठीक है। तो सर ये हम लोग का बेसिक से चल रहा है कि हम लोग अभी शुरू होगा? नहीं, ये तो वापस में चालू 27 को वापस में चालू हो रहे, तो नए लोग फिर आप वहां पे ज्वाइन हो जाना। तो ये तो अभी ये हम लोग का यहाँ अभी पे उतना ज्यादा एनालिसिस नहीं है। पार्ट चल रहा है, एनालिसिस के बाद में यहाँ पे काउंसलिंग पार्ट चलेगा, तो हम लोग का बेसिक कब इंट्रोडक्शन ही से पार्ट होगा? हुआ। वो 27 कब? 27 27 को नया बैच चालू हो रहा है। 27 अगले मंथ? हाँ, नहीं 27 नहीं, सॉरी, अभी इतने में ही चालू होने वाला है, वो नेक्स्ट वीक में या कभी तभी चालू होने वाला है। मैं देख के बताता हूँ आपको, वो ऐड डालता हूँ मैं, ठीक है। ओके। क्योंकि 27 में तो अभी एक क्लास चालू हुई ना, वही ध्यान थी मेरे की, एंजल की। तो देखो अभी आपको एक उपाय करना है, खुद को एनालिसिस करने की मेथड कैसे डालनी है। जब आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे तभी लोगों का कर पाओगे।
बोलते ना खुद में पहले चीजों को ढूंढना, विश्व अगर ढूंढना है बाहर तो पहले विश्व अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। तो अब देखो प्री फ्रंटल ये एक्शन होता है, हमारा थंब जो होता है हमारे एक्शन को दर्शाता है, इसलिए बिहेवियर जो पैटर्न होता है हमारे थंब से देखते हैं, ये हमारा एक्शन पोर्शन होता है, ठीक है। थंब थंब में जो पैटर्न हो गए वो क्या हो गए, हमारे एक्शन हो गए, किस टाइप की एक्शन को हम करने वाले हैं, इसमें कौन सा पैटर्न आएगा वो पैटर्न के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। सेकंड फ्रंटल, ये होमवर्क है। फ्रंटल हमारे इंडेक्स फिंगर में जो आता है, ये फ्रंटल लोब से कनेक्ट होता है और ये हमारे थॉट प्रोसेस को दर्शाता है, थिंकिंग को दर्शाएगा, ये वाली उंगली, ठीक है। उसके बाद में मिडल उंगली जो होती है ये फिजिकल वर्क को बताएगी, टैकल करने की एबिलिटी को बताएगी कि आप में वो क्षमता है कि नहीं है, टैकल करने की क्षमता है कि नहीं है आप में, ये जो चीज होती है ये टैकल करने की एबिलिटी। जैसे कोई बच्चा है बहुत सारे प्लानिंग बना लेता है लेकिन टैकल नहीं कर पाता, तो ये जो मिडल फिंगर होती है ये टैकल करने की एबिलिटी को बताएगी। बाद में हमारी रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर वो टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होती है, टैकल यानी पैरिटल लोब से कनेक्ट होगा, और ये जो रिंग फिंगर होती है ये टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होती है। साउंड रिलेटेड फंक्शन, सुनने की एबिलिटी, सुन के समझने की एबिलिटी आप यहाँ से पता करोगे। देखो बिहेवियर, आपको इंसान का बिहेवियर पढ़ना सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको इन चीजों से, ठीक है। और लास्ट जो फिंगर होती है वो होती है ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट होती है और विजुअल रिलेटेड फंक्शन को कराती है, विजुअल रिलेटेड फंक्शन को कराती है। ये अगर चीज आप सीख गए ना तो बहुत बेहतरीन चीज सीख जाओगे, अभी तक के इसमें से बेहतरीन चीज होती है, ठीक है। सर मिडिल फिंगर किससे रिलेटेड बताइए। मिडल फिंगर जो होता है ना वो टैकल करने की एबिलिटी, हाँ जी, टैकल कौन यानी सी बोन? फिजिकल टेम्पोरल फिजिकल बोन? नहीं नहीं नहीं, पैरिटल, पैरिटल। सर मिडल फिंगर ये ना। भेज देंगे क्या? क्या बोले? ये भेजेंगे ना सर जो आपने अभी दिखाया? हाँ काउंसलिंग नोट्स तो ये भेजा है ना शायद में, आप देख लो एक बार, आपका प्रीवियस इसमें देख लो तो वहाँ पे आया है, पीडीएफ का मैंने जो भेजा है उसमें, नोट्स में भेजा है उसमें है ये, नहीं तो अगेन मैं भेज देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना समझ में आया? तो ये थोड़ा अध्ययन का पार्ट होता है, तो आप इसमें फिंगरप्रिंट को, खुद की फिंगरप्रिंट को एक बार एनालिसिस करके लिख लेना इसके सामने, ठीक है। और थंब के लिए कौन सा बताया था सर आपने? एक्शन थंब कहाँ एक्शन, गया? एक्शन प्री फ्रंटल, हाँ, प्री फ्रंटल। थंब के लिए, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्री फ्रंटल पहला थंब में जो रहेगा प्री फ्रंटल लोब से कनेक्ट होता है और इसमें एक्शन के रिलेटेड क्रियाएं होती है। ये होमवर्क है, आपको आज करना है, कल मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कल करना और कल के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, और पैटर्न लिख लेना, सब जगह मुझे पैटर्न बताना कौन से उंगली में कौन सा पैटर्न है, तब मैं आपको एनालिसिस स्किल सिखाऊंगा कि सर कैसे राइट आपका बिहेवियर राइट कैसे लेफ्ट सॉल्व। का है कुछ इसमें? राइट दोनों लेफ्ट का दोनों क्या है? दोनों, हाँ राइट लेफ्ट दोनों का लिख लेना ना आप। सर खुद का करना है ना? हाँ खुद का करना है, मैंने तो आपको कर समझना लिया। है तो खुद का ही करना पड़ेगा, हाँ मैंने तो किया सर खुद का। ठीक है। तो पढ़ेंगे और कल के आज करो, थोड़ा रिसर्च करो, आपका व्यूज लिखो पहले, क्या व्यूज आते हैं, ठीक है, मेरे व्यूज से उसको टैली कर लेना फिर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। बाद में फ्रंटल जो होता है हमारे इंडेक्स फिंगर से लिंक होता है, यहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस होती है, थिंकिंग होती है। बाद में मिडल फिंगर जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड, टैकल करने की एबिलिटी, यानी कि चीज को आप कैसे टैकल करोगे, ये एबिलिटी यहाँ से पता चलेगी। टेम्परल जो होता है उसके बाद वाली रिंग फिंगर, ये साउंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, साउंड को आप कैसे बोलते हो, साउंड को आप कितना आइडेंटिफाई करते हो, इसके बारे में बोलेगी, ठीक है। और कैसे यूज करेंगे मैं हर एक नेचर के हिसाब से आपको बताऊंगा फिर। और लास्ट में होता है ऑक्सीपिटल, जो छोटी उंगली से कनेक्ट होता है, विजुअल इम्पैक्ट को बताता है, ठीक है। तो आप खाली इसमें मुझे फिंगरप्रिंट के पैटर्न बताना, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने जीवन में क्रियाएं कैसी होती है, यानी हमारा अगर बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है। ये 5 तत्वों से बताऊंगा मैं, ये 5 जो मैंने आपको बताया ना, टिप्स दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको कि क्या आपका नेचर ऐसा है और कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करोगे।
ये लाइव एक्सपेरिमेंटल होता है इसमें। और ये जब भी आप सीखोगे ना, ये इसमें आर्ट सीख गए आप बनाने का, तो काउंसलिंग ऐसे करते, रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कभी इन चीजों को समझ के बात करना कि कौन सा थंब क्या होता है, कौन सी एक्शन बोलती है, कौन सी क्या बोलती है, और कौन से पैटर्न, आपके पैटर्न में कौन से पैटर्न में क्या क्या छुपा होगा, वो नॉलेज यहाँ पे बताएगा। जैसे मैंने आपको हर एक पैटर्न के कैरेक्टर बताए हैं, कैरेक्टर के हिसाब से पैटर्न को ढालना सिखाया मैंने आपको। तो आप ये क्या करना है, लेफ्ट और राइट लिखना है, लेफ्ट और राइट लिखना है, और उसके अंदर के पैटर्न को पहचान के डालना है। आप खुद प्रैक्टिस करो, वो पैटर्न सही है कि गलत है बाद में सोचते, ठीक है। आप खुद के हाथ का पैटर्न लिखना और उसको लिखना। लेफ्ट में जैसे रोल पैटर्न होगा तो रोल पैटर्न लिख लो। पूरे पैटर्न का नाम नहीं लिखना है, जैसे रोल कैटेगरी क्या लगता है, रोल, स्पिरल, टारगेट, इससे हमको कोई लेन देन नहीं, ठीक है। खाली रोल लिखते जाओ, क्योंकि हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं। जैसे फ्रंटल में जैसे थिंकिंग लेवल आया, जैसे अल्नर आया कि रेडियल, अल्नर आया होगा तो यू लिख देना, रेडियल आया होगा तो आर लिख लेना, ठीक है। आज पैटर्न आया होगा तो आज पैटर्न लिख लो, चलेगा। आज ही लिख देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आज ही लिखना। अगर ठीक है आप जज कर पाए, उस पैटर्न को सही से जज कर पाए, तो सही से पूरा जैसे क्या वैसा लिख लेना। जैसे आज विथ रेडियल है तो आज विथ रेडियल लिखना, आज विथ अल्नर है तो आज विथ अल्नर लिख देना। अगर आपको आइडेंटिफाई होता है, तो नहीं होता है तो खाली पैटर्न का नाम डाल देना। यानी पैटर्न आपने पहचाना सीख लिया, ये आर्क फैमिली का है तो आर्क लिख दो, ये डबल लूप फैमिली का है तो डबल लूप लिख दो, ये रोल फैमिली यानी ये टारगेट इलोंगेट टारगेट में आता है, इलोंगेट टारगेट लिख लो, जितना जज कर सकते हो उतना। ये लूप फैमिली में आएगा तो लूप लिख लो, जितना आपको जजमेंट लाता है उतना ही लिखो। तो उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे इसको टैली करना है, कैसे इसको काउंसलिंग करना है। काउंट भी है ना, रिजेस काउंट भी मैंने लिख दिए। खाली मुझे ओके अभी ठीक है ना, तो आप ठीक है, आप मुझे खाली मैं फिंगरप्रिंट का बताने जा रहा हूँ आपको। फिंगरप्रिंट का हम एनालिसिस सीख रहे हैं ना, तो इसलिए फिंगरप्रिंट का आप जानेंगे कि क्या गतिविधियां होती है, कौन सा फिंगरप्रिंट कौन से पैटर्न में आने से, कौन से लोब में कौन सा फिंगरप्रिंट आएगा, तो क्या गतिविधियों को हम करेंगे। यानी आप कभी किसी के ब्रेन को लोब को देख के पता चल सकता है कि ये बच्चा एक्शन करने वाला होता है, कि ये बच्चा खाली खाली पुलाव खाने वाला होता है, कि ये बच्चे बनावटी बातों का होता है। ये सब जो होता है ना, अब यहाँ से सीखोगे अभी। यानी लोगों का बिहेवियर जो होता है ना, उसके फिंगरप्रिंट में रहता है, ध्यान में रखना। उसमें जितनी भी गतिविधियां होती है ना, आप उसके फिंगर से उसको एनालिसिस कर सकते हो। इसमें कैसे तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो दिखाएंगे क्या? हाँ, तो वही मैं आपको बताऊंगा ना, वो आप आपका लिख लेना पहली बार फिंगर का, आप खुद का एनालिसिस कर लेना, उसके आधार पे फिर मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। ओके तो आप सर। टैली कर लेना, तो इससे आपका स्टडी बहुत अच्छा होगा। ओके। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद बात करेंगे क्या आपको समझ में आया और क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे रोक देता हूँ मैं। तो आज करना है इनका, या आप हो सके और ज्यादा आपको लगता है कि मैंने मेरे घर वालों का भी करना, तो वो भी रखे। जितना ज्यादा रहेगा तो उतने ज्यादा आपको समझ में भी आ जाएगा पैटर्न, ठीक है। तो और आप तो यानी ऐसे लोगों का लेना जिनका बिहेवियर आपको पता है। ऐसे लोगों का मत लो, प्रेशर देखना पड़ेगा ऐसा नहीं। कितना परसेंट मैच होता है हम वहां पे ही देखेंगे, चलिए बोल देना ऑन द स्पॉट रिजल्ट, बस देखने का नहीं इधर उधर। तो उन्हीं लोगों का लेना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में फिर।